हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश चैप्टर का पूरा समरी करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, यानी गोवा से एक बेकर। गोवा जो है भारत का ही एक राज्य है। गोवा में पुर्तगाली लोग रहा करते हैं। वहाँ पे पहले ही जो है, अब तो बहुत सारे लोग वहाँ रहा करते हैं, लेकिन वहाँ पे पुर्तगालियों का ही शासन था। आपको पता होगा गोवा ही एक ऐसा राज्य था जो कि अपने देश के आज़ाद होने के बाद भी बहुत कई वर्षों तक, लगभग 1960-61 में ऐसे करके ये इंडिपेंडेंट हुआ था कि सैनिकों ने इसे इंडिपेंडेंट करवाया था। तो आज यही चैप्टर की हम समरी करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के CBSE का एक चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर में एक बेकर के बारे में पूरा पेन पोर्ट्रेट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले NCERT एक एक्टिविटी देती है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी भी होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हमें डिस्कस इन क्लास में पहले दिया हुआ है कि व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस केम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। हमसे पूछा जा रहा है कि जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं तो यहाँ के लोगों के बारे में और यहाँ के जगहों के बारे में कौन सी तस्वीर आपके दिमाग में बनती है। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं कि भारत जो देश है वो विविधता में एकता है। जब हम यहाँ के लोगों के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे लोग अलग अलग कल्चर के, जिनके अलग अलग कपड़े होते हैं, अलग अलग भोजन होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, सारे लोग सामने आते हैं। फिर दूसरा है व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन। आप भारत के किस राज्य में रहते हैं और किस किस राज्य में आप जो है, मतलब पार्ट यानी कि किस जगह पर रहते हैं, पर्टिकुलरली राज्य पूछा नहीं जा रहा है। और विजिटेड, और कौन सा प्लेस आपने अभी तक विज़िट किया है। क्या आप कुछ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बता सकते हैं, यानी पर्यटन स्थल आप बता सकते हैं। तो बहुत सारी जगह है यहाँ पे पर्यटन स्थल, जैसे क्लास 6 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि हम्पी वाला एरिया हो गया, विजयनगर एम्पायर, ये साउथ तरफ पड़ता है। तो अब जो है वहाँ पे ज़्यादा कुछ है तो नहीं, लेकिन अवशेष बचे हुए हैं, क्योंकि उतनी पुरानी बिल्डिंग अब तक सर्वाइव भी कैसे कर पाती। टूरिस्ट डेस्टिनेशन की चर्चा यहाँ पे इसलिए की जा रही है क्योंकि हम गोवा भी एक तरह से लोग घूमने के लिए ही जाते हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नहीं, यहाँ पे तो एक और एक्टिविटी दी हुई है। यहाँ पे है यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, पोर्तुगीज हैव ऑल्सो प्लेड ए पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग जैसा कि जानते होंगे, ब्रिटिश ने तो यहाँ पे शासन किया ही है, लेकिन क्लास 8 के हिस्ट्री में था, सबसे पहले यहाँ पे डच आए थे, डच या पुर्तगाली आए थे, उसके बाद फ्रेंच आए थे, और उसके बाद ब्रिटिश आए थे। फ्रेंच और ब्रिटिश में ही 20 सालों तक झगड़ा हुआ था, और उसके बाद जो है ब्रिटिश का यहाँ पे राज कायम पूरी तरह से हो गया था। तो ये चारों लोग एक एक करके भारत में आए थे। उद्देश्य एक ही था, व्यापार करना है। तो हमारे देश के इतिहास में इन लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया सो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस। आप क्या बता सकते हैं कि भारत के किस जगहों पर फ्रेंच का इन्फ्लुएंस देखा जाता है, क्योंकि फ्रांसीसी भी यहाँ पर आए थे और इन्होंने अपना इंडस्ट्री स्थापित किया था। पुर्तगाली का तो आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस राज्य में फ्रेंच का इन्फ्लुएंस पाया जाता है, और पुर्तगाली में तो हमें गोवा एक पता चल ही गया है। 4 नंबर है कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी कॉफ़ी। तो क्या आप अब बता सकते हैं कि हमारे देश के किस भाग में चाय या कॉफ़ी होती है। तो चाय का तो बता पाएंगे, वो असम में होती है। फिर यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। चैप्टर का नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। चैप्टर लिखा गया है राइटर के द्वारा, जिनका नाम है लूसियो रोड्रिग्स। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज। पेन पोर्ट्रेट यानी एक तरह से कहें तो एक रेखा चित्र है, यानी उनके बारे में पूरी बातें बताई गई है। ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, यानी अब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, शायद अगर विजिबल हो तो हो, लेकिन ट्रेडिशनल लिखा गया है तो मुश्किल है। यानी पारंपरिक, जो परंपरा से बहुत पहले समय में चलता था। ये एक विलेज का सीन है, ऊपर से गोवा का सीन है, और गोवा में भी एक गांव का सीन है, एक बेकर का, जिनका कि अभी भी समाज में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किए हैं। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उनका मतलब भी समझते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में
इनकी मीनिंग्स, अगर पैराग्राफ आएगी तो मीनिंग्स पूछी जा सकती है। जैसे देखिए, आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनाइजिंग, यानी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, ऑफन हेड यानी हमेशा जो है वो स्मरण करते हैं। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं, ये लेखक बोल रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो पुराने समय को याद करते हैं। रिमिनाइजिंग का मतलब होता है रिकलेक्टिंग, यानी स्मरण करते हुए। नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी जो बीती हुई घटनाओं को बड़ी ही ललकता के साथ याद करते हैं। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, यानी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा स्मरण करते हैं पूरे अतीत को अपने ललक से, उस पुराने अच्छे पुर्तगाली दिनों को, पुर्तगालियों को। द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। देखिए, लोव्स का मतलब होता है जो बेकेड ब्रेड होती है, ब्रेड जो होती है उसे बेक की जाती है और उसके टुकड़े को ही लोव्स यहाँ पे कहा गया है। ब्रेड यानी डबल रोटी कह सकते हैं लोव्स ऑफ ब्रेड को, या फिर आप पाव रोटी कह सकते हैं। तो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो किसको किसको याद करते हैं, ये क्वेश्चन भी है। तो पुराने पुर्तगाली दिनों को, पुर्तगालियों को और उनकी पाव रोटी या फिर डबल रोटी को। फिर है कि दो ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड, यानी वो जो डबल रोटी खाने वाले हैं वो शायद खत्म हो गए होंगे। यानी यहाँ पे मृत्यु की ओर इशारा किया जा रहा है कि जो लोग हैं, जो देखिए वो पुर्तगाली बहुत ही पहले यहाँ पर आए थे, 200-250 साल लगभग तो अंग्रेज ने यहाँ पे शासन किया। अब तो अंग्रेज का जाना भी लगभग 70 साल हो गया है। तो जो पुर्तगाली है वो बहुत ही पहले आए थे। तो जब वो आए तो यहाँ पे उन्होंने अपना व्यापार किया, तो लोग तो यहाँ पे रहे ही, यहाँ के गांव में। तो उन्होंने यहाँ पे अपनी एक गांव बसा लिया और इन गांव जो उन्होंने बसाया, यहाँ पे उन्होंने अपना धंधा खोल दिया, जो धंधा शायद वो अपने देश में करते होंगे, क्योंकि तभी तो उन्हें इन बातों की जानकारी थी। तो यही कहा जा रहा है कि उन पाव रोटी जो वो बनाते थे, उन्हें खाने वाले तो शायद अब मर चुके हैं, लेकिन जो मेकर्स हैं वो अभी भी हैं। देखिए, जो बनाते थे और जो खाते थे, तो खाने वाले तो मर गए, लेकिन मेकर्स कैसे नहीं मरे, यहाँ पे ये बात जानने वाली है। क्योंकि जो मेकर्स हैं वो भी मरे, लेकिन उनकी जो अगली जनरेशन आई, उनके जो बेटे हुए, उनकी जो बेटी हुई, उनको भी उन्होंने ये कला सिखा दी। तो हुआ क्या, वो दूसरे प्रोफेशन में नहीं गए, वो इसी प्रोफेशन में रह गए और इसी प्रोफेशन को वो कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी 100 साल, 150 साल, 200 साल, 300 साल बढ़ाते गए और वो अब तक स्टिल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी, वो अभी भी है। इसीलिए जो खाने वाले थे वो तो खा के ख़त्म हो गए, लेकिन जो बनाने वाले थे वो अब तक बना ही रहे हैं, मेकर्स हैं ही। यानी ये प्रोफेशन आज भी लाभदायक है, तभी तो मेकर्स बनते जा रहे हैं। तो ये प्रोफेशन, ये धंधा वो छोड़ दिए होते। कहने का मतलब ये है। वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सर्स, यानी हमारे पास अब भी, यानी जब लेखक जीवित होंगे, क्योंकि लेखक का मरना भी बहुत साल हो गया है, जब लेखक होंगे तो उस समय मिक्सर्स होंगे, यानी जो मिलाने का काम करते थे। द मोल्डर्स का मतलब होता है जो सांचा बनाता है, वन हु मोल्ड्स जो सांचा तैयार करता है, एंड दोज हु बेक द लोव्स तो जो उसे बेक करता है, रोटी बनाने के लिए उसे बेक भी करनी पड़ती है। फिर है कि दो एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, तो उस टाइम पे तो जो है ये माइक्रोवेव ओवन था नहीं, और अगर आपको एक बहुत बड़े जगह में रोटी सप्लाई करनी है या फिर ब्रेड सप्लाई करना है, तो इसके लिए आप माइक्रोवेव ओवन जो कि छोटा रहता है, अगर वो बड़ा बने, बहुत बड़ा बने, फैक्ट्री के लिए बने, तब तो कह सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो ये आविष्कार भी नहीं हुआ होगा। तो उस समय भट्टी में पकाई जाती थी। अभी भी बहुत जगह पे जो है भट्टी में ये पकाया जाता है, जो किसी पार्टिकुलर प्लेस को या फिर 3-4 जगहों को ये ब्रेड या फिर बिस्कुट सप्लाई करने का काम करते हैं। तो वो जो पुराने भट्टी है जिसमें कि आग जलती रहती है, अग्निकुंड जिसमें पकाया जाता है इस रोटी को, वो अभी भी वहाँ पर है। यानी ये धंधा आज भी चल रहा है। कहने का मतलब ये, नहीं तो भट्टी तो बुझ गई होती, क्योंकि देखिए आप देखते होंगे बहुत सारे कारखाने जो नहीं चलते हैं तो उसमें ताला लग जाता है, कोई पूछने वाला नहीं रहता है, कोई झाड़ू देने वाला नहीं रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भट्टी में आग आज भी जल रही है, क्योंकि वहाँ पे आज भी ये प्रोफेशन कंटिन्यू है। टाइम टेस्टेड का मतलब होता है जो समय की धार पर खड़ा उतरता है, जो प्रत्येक कंडीशन को झेलते हुए आगे बढ़ा है।
फिर है कि द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश का मतलब बुझा हुआ, यानी उन भट्टियों में जो आग है वो बुझा हुआ नहीं है, आज भी जल रहा है, यानी ये प्रोफेशन आज भी है। थर्ड, एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। थर्ड का मतलब होता है एक लो डल साउंड, यानी छोटा सा साउंड, लो वॉइस में जो आता है। और जिंगल का मतलब होता है झनकार, ठंडनाहट, क्लिंकिंग साउंड, यानी बेकर्स के पास जो होते थे वो बांस होते थे। देखिए ट्रेडिशनल की बात की जा रही है, हो सकता है वहाँ पे जो अभी होंगे उनमें कुछ चेंज आया होगा, क्योंकि बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। अब तो बहुत सारे सीटी बजा के भी काम होता है, लेकिन पहले के ज़माने में जब सीटी नहीं थे तो कैसे काम होता था, उनके पास एक बांस होती थी, बैम्बू होती थी, जिससे कि वो लो साउंड, पटक पटक के लो साउंड वो जो है प्रोड्यूस करने का काम करते थे। जब वो आते थे तो लो साउंड उसे प्रोड्यूस करते थे, एक क्लिंकिंग साउंड, टनटनाहट प्रोड्यूस करते थे। जब वो सवेरे आते थे तो लोगों को पता चल जाता था कि वो आ गए हैं, और वो आज भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है। यानी कि आज भी उन्होंने नए रीति रिवाजों को नहीं अपनाया है। उनकी जो पुरानी पहचान थी कि वो बैम्बू से आते थे, थर्ड जिंगल करते थे, लोग आते थे, तो आज भी वो ऐसा ही कर रहे हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि उनके जो पिता हैं वो अब जीवित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने ये जो कला है, ये कौशल है, ये अपने बेटे को सिखा दिया गया है, और वो इस फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। दिस बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा। और इन बेकर को आजकल गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बुक में भी है कि आजकल गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है, तो पेडर के नाम से जाना जाता है। अब फिर कभी अपने बचपन की ओर चलते हैं कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, जब हम गोवा में रहा करते थे, गोवा में हमारा बचपन बीता, क्योंकि इन लेखक का जन्म गोवा में ही हुआ है, तो इनका बचपन वहीं बीता है। ये बेकर जो है इनका फ्रेंड हुआ करता था, दोस्त हुआ करता था, साथी हुआ करता था, और गाइड हुआ करता था, यानी कि सलाह भी दिया करता था। दिन में कम से कम वो 2 बार तो आता था। वो तब आता था जब उसे सवेरे सवेरे बेचना होता था, जब वो अपने सेलिंग राउंड पर होता था तो सवेरे आता था, और उसके बाद वह तब आता था जब वो पूरे बेच के रिटर्न हो जाता था, और उसकी जो बास्केट होती थी, टोकरी होती थी, वो पूरी तरह से खाली हो जाती थी तब। फिर है कि जो जिंगलिंग थर्ड उनकी बैम्बू की, यानी वो जो बैम्बू से जो लो साउंड निकलती थी, जो टनटनाहट की आवाज़ आती थी, वो लेखक को अपनी नींद से जगा दिया करती थी। यहाँ पे लेखक ने लिखा है वोक अस अप, यानी ज़रूर ये अपने भाई बहनों की बात करते होंगे, अपने दोस्तों की बात करते होंगे कि वो साउंड जो है हम सबको जगा देती थी, और हम दौड़ कर उनके पास जाते थे। क्यों जाते थे, तो मिलने के लिए जाते थे और ग्रीट करने के लिए जाते थे। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना, उन्हें वेलकम करने के लिए जाते थे। व्हाई वाज इट सो, क्यों जाते थे, ऐसा क्यों वो करते थे। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या हमें उस डबल रोटी का लालच था। लोफ, यहाँ लोफ जो है, लोफ से ही लोव्स आया, LOAVES, तो इसका मतलब भी डबल रोटी ही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो लोव्स हैं ये हमारे यहाँ बास्तिन या पास्किन लेकर आया करती थी। बास्तिन या पास्किन किसे कहते हैं, जो कि घर की नौकरानी हुआ करती थी, जो घर के काम काज किया करती थी। यहाँ पे देखिए एक बात समझ आ गई है कि गोवा में एक चीज़ को 2 नाम से जाना जाता था, जैसे कि बेकर को पेडर नाम से भी, यहाँ पे नौकरानी को बास्तिन या पास्तिन नाम से भी, पास्किन या बास्तिन नाम से जाना गया है। तो जो डबल रोटी होती थी वो नौकरानी लेकर आया करती थी। वॉट वी लॉन्ग फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली। तो जब वो नौकरानी लेती थी तो बच्चे क्यों जाते थे, तो बच्चे जाते थे क्योंकि इन्हें ब्रेड बैंगल्स चाहिए होते थे, जो कि ये बड़े ही सावधानी से अपने मन से चुनने का काम किया करते थे। ब्रेड बैंगल यानी डबल रोटी के छल्ले। आगे बढ़ते आगे है, कभी कभी तो ये मीठी रोटी होती थी, यानी यह विशेष प्रकार की बनी मीठी डबल रोटी होती थी। उसके बाद जब बेकर आता था तो उसकी जो एंट्री होती थी वो बड़ी म्यूज़िकल होती थी, म्यूज़िक में आता था, झंग-झंग की आवाज़ करती थी। वो उसने स्पेशल रूप से वो जो बांस वाला स्टैम्प बनाया था, बांस वाली जो उसकी लकड़ी थी, उससे वो ज़मीन पर ठोकते हुए म्यूज़िकल एंट्री करता था।
उसका जो एक हाथ था वो माथे पर पकड़ा हुआ रहता था, जैसे माथे पर टोकरी होती थी उससे वो टोकरी को पकड़े हुए रहता था। अभी भी आपने बहुत जगह देखा होगा जो लोग घूम घूम के बेचते हैं तो अपने सर पे बड़ी सी टोकरी रखते हैं और दोनों हाथ से सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो जिंगल साउंड भी करना है तो वो एक ही हाथ से सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरे हाथ जो उनका है वो ज़मीन पर उस बाँस को पटक रहे हैं। उसके बाद वो आते थे और घर की जो लेडी होती थी, ओनर होती थी, उसको गुड मॉर्निंग कहते थे, उनका अभिवादन करते थे और उसके बाद उनका जो वर्टिकल बैम्बू था उसे वर्टिकली रखते थे, उस पर अपना बास्केट रखते थे। फिर कहा जा रहा है कि हम जो बच्चे थे हमें तो एक तरफ हमें एक छोटी सी झिड़कियाँ दे दी जाती थी, यानी थोड़ा सा रिबक किया जाता था, थोड़ा सा डांट दिया जाता था, हमें एक तरफ कर दिया जाता था और उसके बाद जो डबल रोटी होती थी वो नौकरों को डिलीवर कर दी जाती थी। फिर है, लेकिन हम लोग हार नहीं मानते थे। हम एक बेंच पे चढ़ जाते थे या फिर पैरापेट पे चढ़ जाते थे। यानी बच्चे जो होते हैं वो तो बड़े ही छोटे होते हैं तो अब वो उतना ऊंचा देखेंगे कैसे, तो या फिर वो बेंच पे चढ़ जाते थे या फिर पैरापेट। पैरापेट का मतलब होता है किसी ट्रेंच की किसी वॉल की एक साइड पे चढ़ जाना, ट्रेंच की वॉल की एक साइड पे चढ़ जाना, यानी मुंडेर पे चढ़ जाते थे और बास्केट में झांकते थे। पीप का मतलब होता है झांकना, किसी तरह से झांकते थे और जो लोब्स थी उससे सुगंध भी आया करती थी। उस फ्रेगरेंस को, उस महक को ये सूंघ भी सकते थे, फील कर सकते थे। उसके बाद जो बड़े होते थे उनके लिए लोब्स आती थी और जो बच्चे होते थे उनके लिए बैंगल्स आती थी, छल्ले आते थे। उसके बाद जो बच्चे थे, यानी लेखक अपनी बात कर रहे हैं, हम मुंह धोना, ब्रश करना भी ज़रूरी नहीं समझते थे, हम अपने मुंह को वॉश करना भी ज़रूरी नहीं समझते थे। एंड वाई शुड वी, और हमें ब्रश क्यों करना चाहिए आखिर, क्योंकि ब्रश करने के लिए उस समय देखिए इन्हें क्या करना पड़ता था, आम के पत्ते को तोड़ना पड़ता था और आम के पत्ते को तोड़ने में इन्हें काफ़ी मेहनत महसूस होती थी। इसीलिए वह कह रहे हैं कि आखिर उसे तोड़ने का कष्ट कौन करेगा। और यह ज़रूरी भी क्यों है, क्या टाइगर, क्या बाघ कभी अपने ब्रश धोता है? तो यहाँ पे कभी अपनी तुलना किसी बाघ से कर रहे हैं कि मैं भी एक बाघ हूँ और मुझे भी ब्रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉट कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, यानी जो गर्म चाय है, यानी कभी जो है उस रोटी के साथ, उस डबल रोटी के साथ चाय भी पिया करते थे, तो जो गर्म चाय है वो सभी चीज़ों को धो करके, क्लीन करके ठीक कर देती थी आफ्टर ऑल। फिर है कि मैरिज के जो गिफ्ट्स होते थे, विवाह के जो गिफ्ट्स होते थे, उपहार होते थे, उनका कोई मतलब नहीं होता था अगर उनमें बोल, यानी एक मीठी रोटी ना हो, अगर एक स्वीट ब्रेड बोल उसमें ना ऐड कर दी गई हो। जैसे कि कोई अगर पार्टी हो या फिर कोई भोज हो, फीस्ट, वह अपनी चमक खो देती थी अगर उसमें स्वीट ब्रेड यह बोल नहीं हुआ करता था। तो अब ये नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी ए विलेज। बार बार यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये विलेज की बात है, तो यह दर्शाने के लिए कि गांव के लिए यह बेकर या पेटर या नान भाई कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, कुछ भी कहना काफ़ी नहीं है। जो घर की मालकिन होती थी, लेडी ऑफ द हाउस होती थी, वो अपने बेटे के एंगेजमेंट पे सैंडविचेस बनाती थी और क्रिसमस के लिए या फिर अदर फेस्टिवल्स के लिए केक्स और बोलहिनाज काफ़ी ज़रूरी होते थे। तो यहाँ पे ये गांव की बातों को बता रहे हैं कि उनमें क्या क्या ज़रूरी था। फिर है कि इस प्रकार से जो है किसी भी गांव में बेकर की भट्टी का होना बहुत ज़रूरी था। बेकर की भट्टी का मतलब है कि बेकर्स का होना काफ़ी ज़रूरी था। उस समय जो बेकर थे या फिर ब्रेड सेलर थे, देखिए 3 नाम हो गया, एक तो बेकर है, एक पेलर है और एक ब्रेड सेलर है। उन दिनों में जो ये हुआ करते थे उन्हें एक पेसुलियर ड्रेस होती थी। पेसुलियर का मतलब होता है अजीब, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, विशेष, विचित्र ड्रेस हुआ करती थी जिन्हें कि कवाई कहते हैं। ये एक सिंगल पीस की लंबी फ्रॉक होती थी जो कि घुटने तक जाती थी। और अब कभी अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि जब हम बचपन में थे तो हमने बेकर को देखा था, वो एक शर्ट पहनते थे, ट्राउज़र पहनते थे जो कि फुल लेंथ से
थोड़ा छोटे होते थे और हाफ पैंट से थोड़ा बड़े होते थे। तो आज के ज़माने में लॉन्ग पैंट, यानी लॉन्ग पैंट भी बहुत पहले ही चला करते थे। लॉन्ग पैंट जैसा कुछ कंस्ट्रक्शन था इनका, ड्रेस का डिज़ाइन था। और टुडे भी, और इवन टुडे, यानी आज की अगर बात करें तो एनीवन जो कि हाफ पैंट पहनता है, जो कि घुटने से जस्ट नीचे होता है, थोड़ा सा नीचे होता है, उसे लोग देख के कहते हैं कि अरे ये तो, इसने तो बिल्कुल पेडर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। बेकर जो होते थे वो अपने जो बिल है वो महीने के अंत में वसूला करते थे, और उनके जो मंथली अकाउंट होते थे, यानी महीने में कितना खर्च हुआ, कितना किन्होंने लिया, वो किसी पेंसिल से किसी दीवार पर लिख दिए जाते थे। और उस समय बेकिंग जो है एक बहुत ही लाभदायक बिजनेस हुआ करता था, क्योंकि बेकिंग का हर जगह पे, गांव में हर जगह पे लगभग यूज था ही। तो ये एक बहुत ही लाभदायक प्रोफेशन उन दिनों था। उन दिनों का मतलब है कि आज के समय में भी यह बिजनेस प्रॉफिटेबल है, लेकिन उतना नहीं, इसीलिए तो ओल्ड डेज यहाँ पे ऐड किया गया है। फिर आगे है कि जो नानबाई हुआ करते थे और उनका जो परिवार हुआ करता था, वो कभी भूखे नहीं रहते थे। वो, उनके परिवार, उनके नौकर हमेशा खुश रहते थे और प्रॉस्पेरस यानी क्या कह सकते हैं, बहुत ही समृद्धवान जो होते हैं, समृद्ध जो होते हैं, ऐसे रहते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो ये होगा, बेकर होगा, उसका परिवार होगा, और ये सारे मिलके तो पूरा काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रोटी जो है बहुत लोगों को सप्लाई करनी होती है, और यहाँ बेकर भी बहुत सारे होंगे। तो उनके कुछ नौकर भी होते थे, उनके एम्प्लॉय होते थे। ये सब हमेशा जो है हैप्पी रहते थे, खुश रहते थे, यानी पैसों की दिक्कत नहीं होती थी। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताज़ा, यानी बहुत ज़्यादा जिनमें मांस हो, मोटा ताज़ा। और फिजिक का मतलब होता है बॉडी स्ट्रक्चर, यानी उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती थी बड़ी मोटी ताज़ी होती थी, बड़े मोटे तगड़े लोग वो हुआ करते थे। और ओपन टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही, पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए कैरेक्टर, यानी किसी भी पात्र या गुण के बारे में जनगवाही या फिर प्रमाण पत्र। यानी उनके जो मोटा ताज़ा शरीर था वो ये उसके लिए एक प्रमाण पत्र था कि वो जो है भूखे नहीं रहते थे, पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। इवन टुडे एनी पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जैक फ्रूट लाइक यानी कटहल जैसे देखने में जो लगते हैं, कटहल कैसा होता है, मोटा ताज़ा होता है। कोई व्यक्ति अगर वैसा कटहल जैसा दिखने में लगता है, जैक फ्रूट ये एक बड़े फल का नाम है, तो उसे जो है एक बेकर से तुलना की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। एग्ज़ाम में इस चैप्टर से अच्छी वेटेज की क्वेश्चन पूछी जाती है। अगर आप चैप्टर को समझे रहेंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। और इस चैनल पर अपलोडेड बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स हैं, क्लास 10th 9th इंग्लिश से और भी बहुत सारे क्लास के। तो आप वीडियो को ज़रूर विज़िट करें, जिससे एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलें।